नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर भरने से पहले ये बातें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस बार अगर आप गलती करते हैं आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने में, पिछले साल की आईटीआर हमने देखी है, कई लोगों ने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करे हैं। जिन पर आईटीआर 2 आईटीआर 3 एप्लीकेबल थे वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं, क्योंकि आईटीआर 1 छोटी आईटीआर होती है और वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ज्यादातर जो सैलरीड पर्सन है वो आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर देते हैं, लेकिन उन पर एप्लीकेबल कौन सी होती है? आईटीआर 2 आईटीआर 3। अब बाद में वो रिवाइज करवाते हैं, तब आईटीआर 2 आईटीआर 3 आप रिवाइज करवा सकते थे 31 दिसंबर तक। लेकिन इस बार सरकार ने यहां पर दो नई डेटें लेकर आई है, एक तो 31 जुलाई और दूसरी है आपकी 31 अगस्त। अब दोनों ही डेटों में आपके लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म रखे गए हैं। पहले 31 जुलाई में आपके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 रहेगा, और दूसरी 31 अगस्त की जो डेट है उसमें आईटीआर 3 आईटीआर 4 रहेगा। अगर एक छोटी सी भी गलती आप करते हैं आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने में, तो उस केस में अब आपको भारी पेनल्टी यहां पर लग सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानेंगे आज के पूरे इस वीडियो में कि आपको कौन सा प्रॉपर आईटीआर फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे, एक गलती भले ही आपने टाइम से रिटर्न क्यों ना भरी हो, आपकी यहां पर जो है पेनल्टी लग सकती है। कैसे ये पेनल्टी लगेगी, क्यों लगेगी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आपके लिए एक नई डेट है 31 अगस्त। अच्छा, ये एक्स्ट्रा टाइम जो दिया गया है ये ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर साल सरकार जो है वो एक्सटेंड करती है हमारी डेट, यानी 31 जुलाई से पिछले साल जो चेंज किया था वो था 15 सितंबर, फिर एक दिन और एक्सटेंशन किया था 16 सितंबर। अच्छा, इतने टाइम पीरियड के लिए अगर आप आईटीआर भरते हैं एक्सटेंडेड ड्यू डेट के पीरियड में, तो आपको लेट फीस नहीं लगती। 16 सितंबर के बाद जिन्होंने भरी है उन्हें यहां पर बिलेटेड आईटीआर की लेट फीस लगी है। लेकिन इस बार सरकार ने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है, सरकार ने आईटीआर फॉर्म की जो डेट है वो चेंज कर दी है। तो यहां पर अगर आपकी बिजनेस इनकम है और प्रोफेशन इनकम है एंड आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है, यानी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड नहीं है, या फिर अगर आप पार्टनर है किसी भी नॉन ऑडिट फर्म में, तो इन लोगों को यहां पर आईटीआर 3 आईटीआर 4 एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप आईटीआर 3 आईटीआर 4 फाइल करेंगे तो उसके लिए आपकी ड्यू डेट होती है 31 अगस्त। पहले ये ड्यू डेट हुआ करती थी 31 जुलाई, लेकिन सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है बजट में, इस बार बजट 2026 में, और अब जो ड्यू डेट कर दी है वो 31 अगस्त कर दी है। यानी कहने का मतलब है जो बिजनेस पर्सन है, जो प्रोफेशंस है, चाहे वो ट्रस्ट हो गई, चाहे वो पार्टनरशिप, जो पार्टनर है उसकी पार्टनरशिप जो फर्म है वो अगर नॉन ऑडिट में है, बिजनेस प्रोफेशन नॉन ऑडिट में, बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में आपके लिए एक और महीने का जो है वो टाइम पीरियड हम दे देते हैं। यानी कि जो छोटे लोग हैं, जैसे सैलरीड पर्सन हो गए, जिनकी छोटी मोटी कैपिटल गेन की इनकम है, तो वो आईटीआर 1 आईटीआर 2 भर सकते हैं, उसके लिए चेंज नहीं करी गई है। उन लोगों के लिए कोई भी चेंज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, किन लोगों के लिए बिजनेस प्रोफेशन ऑडिट आपको नहीं करवाना है, और पार्टनर जो नॉन ऑडिट फर्म के पार्टनर हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त है। लेकिन जो सैलरीड पर्सन है, जिनको पेंशन आ रही है, ब्याज आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन की इनकम है, जिनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, उनके लिए ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई ही रहने वाली है। यानी कि आईटीआर 2 आईटीआर 1 जो है, सरकार ने साफ कहा है आईटीआर 1 आईटीआर 2 के लिए 31 जुलाई आपके लिए रहेगी। लेकिन आईटीआर 3 आईटीआर 4 या अगर ट्रस्ट है जो नॉन ऑडिटेड है, आईटीआर 5 आईटीआर 7, उन लोगों के लिए 31 अगस्त रहेगी। तो यहां पर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है, तो 31 जुलाई आपके लिए ड्यू डेट होगी। हालांकि सरकार अगर ड्यू डेट एक्सटेंड करती है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि आपके लिए 31 जुलाई यहां पर ड्यू डेट रहेगी। तो नॉन ऑडिट बिजनेस वालों के लिए ड्यू डेट है 31 अगस्त, और जो सैलरीड पर्सन है आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं, उन लोगों के लिए है 31 जुलाई। अब ये समझना जरूरी है, आईटीआर 1 आईटीआर 2 आईटीआर 3 आईटीआर 4 ये किन पर एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, सरकार ने यहां पर आईटीआर जो डेट है
आईटीआर फॉर्म के बेसिस पर जो है वो रखी है। यहां पर आपकी जो इनकम है वो आपके फॉर्म डिसाइड करती है। अगर आपने इनकम कैलकुलेट करने में छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका यहां पर फॉर्म चेंज हो जाएगा, और अगर फॉर्म चेंज हो गया तो यहां पर आपकी ड्यू डेट भी चेंज हो जाती है, और अगर आपने उस ड्यू डेट में वो रिटर्न नहीं भरी जो आप पर एप्लीकेबल है तो आपसे फिर लेट फीस ली जाएगी। आइए सबसे पहले ये समझते हैं आईटीआर 1, 2, 3, 4 किन लोगों पर कौन सी इनकम अगर आप कमाते हैं उस पर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर 1 के बारे में। तो आईटीआर 1 जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है। यहां पर कोई भी एचयूएफ जो है वो इस आईटीआर 1 को नहीं भर सकता। तो अगर आप इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल कौन होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए, तो किस पर एप्लीकेबल है, कौन यूज कर सकता है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, एनआरआई है या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उन्हें आईटीआर 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो आप आईटीआर 1 में नहीं जाएंगे। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप आईटीआर 1 में नहीं जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 तक है तो आप आईटीआर 1 में जा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा है तो उस केस में जो अदर आईटीआर फॉर्म है 2, 3, 4 उसमें आपको जाना होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का अप टू 1,25,000 तक अगर है तो आप आईटीआर 1 में जा सकते हैं। लेकिन अगर 1,25,000 से ज्यादा हुआ या आपका शॉर्ट टर्म या कोई प्रॉपर्टी आपने बेची उसमें आपको लॉन्ग टर्म हुआ, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची उसमें लॉन्ग टर्म हुआ, तो उस केस में आपके लिए अदर आईटीआर फॉर्म रहेगा। क्रिप्टो है, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है, आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये जो है वो एप्लीकेबिलिटी है, ये है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी इन केस के अंदर आप आईटीआर 1 नहीं फाइल करेंगे, इन केस के अंदर आपको आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर फाइल आपकी इनकम के बेस पे होता है, ड्यू डेट के बेस पे नहीं होता। अच्छा, इंटरेस्ट आपको सेविंग से मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट से मिल रहा है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक से, या इनकम टैक्स से रिफंड अगर डिले हुआ है उसका अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो वो आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। अनसिक्योर लोन का अगर कोई ब्याज है तो वो भी आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। अगर कोई अदर इंटरेस्ट मिला है, कंपनसेशन अगर आपको मिला है, एनहांस कंपनसेशन का ब्याज मिला है, वो भी आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। फैमिली पेंशन या डिविडेंड इनकम है तो वो आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको विनिंग की इनकम हो रही है, चाहे वो लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग से हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग से हो रही है, हॉर्स रेस, क्रॉस पजल, तो आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। डायरेक्टर है अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 194N के अंदर, या आपको इसोप रिसीव किया गया है, अगर आपके कोई फॉरेन एसेट, इनकम या साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया किसी बैंक अकाउंट के। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस है किसी भी हेड ऑफ इनकम में, चाहे वो कैपिटल गेन हो, बिजनेस हो, आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर इनकम आपको होती है तो आईटीआर 1 है, लेकिन एक भी इसमें से अगर हो गई तो आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये हमने बात कर ली आईटीआर 1 के बारे में। अब आ जाते हैं, बात करते हैं आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 2 कौन फाइल कर पाएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ। अच्छा, यहां पर रेसिडेंट भी अलाउड है, नॉन रेसिडेंट भी, और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी भी अलाउड होंगे जो इंडिविजुअल है, और एचयूएफ भी यहां पर अलाउड है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, आईटीआर 2 कौन फाइल नहीं कर पाएगा, जो यहां पर एलिजिबल नहीं होता है आईटीआर 1 के लिए। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है जिस पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो ये कंडीशन में अगर आप आते हो तो आईटीआर 2 आप पे एप्लीकेबल हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं एक एक करके। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर 2 भर सकते हैं, 50 लाख से कम हुई तो आईटीआर 1 भरेंगे। सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैमिली पेंशन, ये इनकम के साथ आपकी कोई भी ये इनकम हो रही है। अच्छा, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आईटीआर 2 भरेंगे। एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 भरना है। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो आईटीआर 2 भरना है, अदरवाइज कम है तो आईटीआर 1 लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्रिप्टो है, हमने वहां पर बताया था एक्सेप्शन, यहां पर आईटीआर 2 आपको बनना होगा। यानी आईटीआर 1 के जो एक्सेप्शन है वो आईटीआर 2 के रिलेटेड होते हैं। अच्छा, विनिंग की अगर आपको इनकम हो रही है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, डायरेक्टर है, टीडीएस अगर आपका कटा है 194N के अंदर, इसोप रिसीव हुआ है, फॉरेन एसेट इनकम, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड अगर लॉस है किसी भी हेड ऑफ इनकम में, तो इन सभी केस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर 2 कब आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक तो आप पर या तो आपकी इनकम ऐसी है कि 1 के अंदर आपकी नहीं आ रही है,
तो आप किस में देखेंगे, ITR 2 में आ जाएंगे। यानी आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम हो गई, आपका कोई विनिंग की इनकम आ रही है, क्रिप्टो की इनकम आ रही है, कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, तो ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा, बिजनेस और प्रोफेशन भी आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन के लिए ना ITR 1 एप्लीकेबल होगा, ना ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर को ब्याज मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो वो भी यहां पर ITR 2 फाइल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ITR 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा, वो आगे देखते हैं। तो ये कंडीशन है जहां पर आपको ITR 2 जो है वो फाइल कर सकते हैं, और ये 3 कंडीशन है जहां पर आप ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके क्लबिंग की इनकम है तो आप ITR 2 जो है वो फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपनी वाइफ के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, जो ब्याज आ रहा है वो आप अपनी इनकम में ऐड करते हैं, तो उस केस में आपको क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, तो ITR 2 आप भर सकते हैं। तो ये सारी इनकम है, ITR 2 आप पे एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं ITR 3। ITR 3 कौन भर सकता है, इंडिविजुअल और HUF जिसकी बिजनेस या फिर प्रोफेशन इनकम है। तो ध्यान रखिएगा, ITR 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए होती है। इसके अलावा आपकी अदर इनकम हो सकती है, सैलरी है, ये सब इनकम हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो उसे ITR 3 भरना है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है, अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, वो भी ITR 3 भरेगा। अच्छा, अगर आपको फ्यूचर और ऑप्शन से ट्रेडिंग करने में F&O करते हैं अगर आप, तो उसके लिए भी ITR 3 एप्लीकेबल होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग ITR 3 है। सैलरी हो सकती है, साथ में हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। डायरेक्टर अगर आप किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, विनिंग इनकम है, लॉटरी, ऑनलाइन गेम, बेटिंग, रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग से डिविडेंड इनकम हो गई, फॉरेन इनकम या एसेट्स है, कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 1,25,000 से ज्यादा है, क्रिप्टो है, तो इस केस में आपको ITR 3 एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, ITR 3 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये भी जानना जरूरी है। अगर आप कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके लिए ITR दूसरे फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे, ITR 3 नहीं। अच्छा, इंडिविजुअल HUF जिनके लिए ITR 1 2 4 जो है, अगर आप 1 2 4 के अंदर नहीं आते हैं तो लास्ट आपको कौन सा ITR लेना है, ITR 3 लेना है। यानी 1 भी एप्लीकेबल नहीं है, 2 भी एप्लीकेबल नहीं है, 4 भी एप्लीकेबल नहीं है, तब कौन सा हो जाएगा, ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई प्रेजेंटिव टैक्सेशन में जाता है, यानी कि बिजनेस इनकम 44AD प्रोफेशन के लिए और ट्रांसपोर्टर के लिए। अच्छा, आप 8% 6% में जा रहे हैं, सिर्फ 8% 6% में जाएंगे तो ITR 4। अगर आपने प्रेजेंटिव के साथ आपकी ये कोई इनकम हुई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, तो ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कब आपको ITR 1 2 3। और अब बात करते हैं अपनी चौथी ITR फॉर्म जो है वो ITR 4। इंडिविजुअल और HUF फर्म के लिए, LLP के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, कौन फाइल कर सकता है, तो कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF फर्म, LLP को यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल इनकम वही 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन यहां पर चलेगा, लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ध्यान रखिएगा 8% 6% है, तो ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन इनकम आपकी यहां पर नहीं होनी चाहिए, अगर कैपिटल गेन इनकम हुई तो ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, अप टू 1,25,000 तक है, तो आप ITR 4 फाइल कर पाएंगे। सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, सेविंग, FD या इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट आ रहा है, फैमिली पेंशन हो गई, डिविडेंड हो गया, अनसिक्योर लोन का ब्याज आ रहा है, F&O ट्रेडिंग। अच्छा, F&O भी ध्यान रखिएगा प्रेजेंटिव में अगर आप कर रहे हैं, अगर F&O आप प्रेजेंटिव में कर रहे हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज ITR 3 रहेगा। अच्छा, ITR 4 कौन नहीं फाइल कर पाएगा, NRI, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, विनिंग की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है, कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, क्रिप्टो है, तो ITR 4 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, ITR 3 में आपको जाना होगा। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, डायरेक्टर है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ESOP अगर आपने रिसीव किया है, तो इन कंडीशन में अगर आप आ जाते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, लेकिन ये कंडीशन में अगर आप आते हैं तो ITR 3 एप्लीकेबल होगा, ITR 4 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने ये चारों फॉर्म समझ लिए कब आपको ITR 1 2 3 4 जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ही सोच समझ के हमने बनाया है, तो इसको समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर 1,000 से लेकर 5,000 की लेट फीस सरकार लगा सकती है। ये समझते हैं। अच्छा, ये हमने ITR मान लीजिए फाइल कर दी है, और आपके लिए एप्लीकेबल जो थी या आपने रिवाइज करी थी, ये कॉलम के अंदर रखी है। ये है आपकी ड्यू डेट, रिवाइज करिए आप बिलेटेड जो भी ITR है, और लेट फीस क्या आपने, अगर 31 दिसंबर से पहले की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर के बाद की बात नहीं करेंगे अभी, पहले
31 दिसंबर से पहले अगर आप या रिवाइज करते हैं, बिलेटेड करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मान लीजिए आपने जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल खुला, आपने आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर दी। अच्छा, आईटीआर 1 फाइल कर दी, लेकिन इसकी ड्यू डेट क्या है आईटीआर 1 की, आपको पता होनी चाहिए, 31 जुलाई। ठीक है, आईटीआर 1 की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में आईटीआर 1 फाइल कर दी। अरे अब बाद में आपको पता चला, या तो बिफोर 31 जुलाई से पहले पता चला होगा, या 31 जुलाई के बाद में आपको पता चला कि मुझे यहां पर आईटीआर 1 या तो रिवाइज करनी पड़ेगी कि मेरी कुछ इनकम छूट गई है, मैं रिवाइज करना चाहता हूं, या फिर मैंने आईटीआर 2 फाइल करनी थी, मैंने गलती से 1 कर दी, मेरी छोटी सी कैपिटल गेन की इनकम थी, आईटीआर 2 मेरे पे एप्लीकेबल थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी लेकिन एक्चुअल में आपकी आईटीआर 1 या 2 थी, आपने रिवाइज कर दी, तो इस केस में यहां पर अगर आप रिवाइज करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, क्योंकि आपने भले ही यहां पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओरिजिनल रिटर्न जो है वो बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दी है। जिसकी ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, उससे पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी। अच्छा, आईटीआर 1 आईटीआर 2 दोनों के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है यहां पर, तो यहां पर आप बाद में कभी भी रिवाइज करें 31 दिसंबर से पहले पहले आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ये पहला हम समझ गए। दूसरा समझते हैं, वैसे ही आईटीआर 2 थी, आपने 2 फाइल कर दी जल्दी में, लेकिन हो सकता है आप पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल हो, या आपने 2 को ही रिवाइज कर दिया बिफोर और आफ्टर 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले मैंने ये फाइल कर दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आईटीआर 1 मेरे पर एप्लीकेबल थी या आईटीआर 2 को मुझे रिवाइज करना था, तो इस केस में मुझे रिवाइज अलाउ किया जाएगा, कोई लेट फीस मुझसे नहीं ली जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर आईटीआर 1 आईटीआर 2 बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर दी है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने 31 जुलाई से पहले कर दिया। अब मैं बाद में चेंज करता रहूं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ड्यू डेट सेम है। अच्छा, वैसे ही आईटीआर 3 और 4 की अगर बात करें, तो आईटीआर 3 थी, मुझे लगा कि मुझे आईटीआर 3 को वापस रिवाइज करना है, या मुझे आईटीआर 4 बननी थी, या फिर आईटीआर 4 मैंने गलती से फाइल कर दी, लेकिन बाद में मैं आईटीआर 3 में कन्वर्ट कर रहा हूं, या आईटीआर 4 को रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैंने फाइल करी थी वो मैंने 31 जुलाई से पहले कर दी थी, और जो मैं रिवाइज करना चाहता हूं वो चाहे पहले करूं या बाद में करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहां पर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो अगर मैं बिफोर द ड्यू डेट 31 अगस्त मेरी यहां पर ड्यू डेट थी 3 और 4 की, अब मैं इसको कभी भी रिवाइज करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लेट फीस नहीं लगेगी 31 दिसंबर तक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 ऑप्शन। मैंने यहां पर गलती से आईटीआर 1 आईटीआर 2 जो है वो फाइल कर दी थी, और ये जो मैंने फाइल करी थी वो 31 अगस्त से पहले पहले करी थी, और मुझे पता चल गया 31 अगस्त से पहले पहले कि मुझे तो आईटीआर 3 आईटीआर 4 एप्लीकेबल है। अच्छा, ये जो चीजें हो रही है वो 31 अगस्त से पहले पहले हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब मैंने वो फाइल करी तब मेरे लिए ड्यू डेट थी 31 जुलाई, लेकिन मैंने यहां पर 3 और 4 फाइल करी, लेकिन वहां पर भी अभी भी आपकी ड्यू डेट है 31 अगस्त। तो ओरिजिनल आपके लिए ये थी, ये आपने गलत फाइल कर दी, लेकिन इसकी तो ड्यू डेट 31 अगस्त है। तो आपने अगर टाइम से कर दी पहले ही, भले रिवाइज कर दी हो, यहां पर आपको कोई बिलेटेड नहीं मानी जाएगी, कोई लेट फीस नहीं लगेगी, अगर आपने 31 अगस्त से पहले पहले 3 और 4 जो है वो फाइल कर दिया है। लेकिन दिक्कत कहां जाएगी, आईटीआर 1 आईटीआर 2 जो थी वो मैंने गलती से फाइल करी थी, और इसको मैं चेंज करना चाहता हूं आफ्टर 31 अगस्त, 3 और 4 में कन्वर्ट करना चाहता हूं। या तो आईटीआर 1 आईटीआर 2 मैंने फाइल करी, अब मुझे फाइल करनी है, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ये मेरे लिए एप्लीकेबल है आईटीआर 3 आईटीआर 4, और वो मैं फाइल कर रहा हूं आफ्टर 31 अगस्त। तो यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि इसकी जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, यहां पर आपकी ये नहीं देखी जाएगी कि आपने यहां पर 31 अगस्त से पहले ये फाइल कर दी, तो ये आपको जो है इस पर माना जाएगा। अब तो आप आईटीआर चेंज कर रहे हैं ना, आपने तो ड्यू डेट में ही चेंज हो गया, तो यहां पर आपकी बिलेटेड मानकर इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो आप पे लेट फीस लगा सकता है। ये ध्यान से समझिएगा कि भाई मैंने ये गलती से फाइल करी थी, ये मान करके मेरी 31 जुलाई की ड्यू डेट है, मैंने ये फाइल कर दी, अब 31 जुलाई जा चुका है, 31 अगस्त जा चुका है, सितंबर में मुझे पता चला अरे मेरे लिए तो 1 और 2 नहीं 3 और 4 है, तो क्या मैंने 3 और 4 की ड्यू डेट कंप्लाई करी? यहां पर नहीं करी, मैंने 3 और 4 की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है, यानी मैं उससे क्रॉस कर चुका हूं। 31 अगस्त जा चुका है, अब सितंबर आ चुका है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बिलेटेड मानी जाएगी, और इस केस में आपको सरकार लेट फीस लगा सकती है इनकम टैक्स पोर्टल पर। हालांकि अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर पोर्टल लगाता है इस चीज को तो आप पर यहां पर लेट फीस लग सकती है, अगर ये गलती आप करते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, आपको 3 और 4 31 अगस्त से पहले पहले अगर एक बार फाइल कर देते हैं तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन 31 अगस्त के बाद आप करने जाएंगे, भले ही आपने ड्यू डेट से 31 अगस्त से पहले 1 और 2 फाइल क्यों ना करियो, भाई आपने 3 और 4 तो बाद में ही कर रहे हैं, सितंबर में कर रहे हैं, लेट फीस लगेगी। अच्छा, आईटीआर 3 और 4 उल्टा कर देते हैं, ये आप पर थी और आपने आईटीआर 1 और 2 बाद में फाइल करी, लेकिन वो 31 जुलाई से पहले पहले कर दी, तो इसकी डेट थी ये ओरिजिनल डेट से कर दी सही टाइम पे, कोई बिलेटेड नहीं है, कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन वहीं पर आईटीआर 3 4 गलती से फाइल कर दी, लेकिन अप्लीकेबल थी आईटीआर 1 और 2, और ये आपने 31 जुलाई के बाद किया है। आपने क्या था, आईटीआर 1 और 2 जो था वो आपको लगा कि आईटीआर 3 और 4 अप्लीकेबल है, और आप उसके तहत 31 अगस्त तक लास्ट डेट पर फाइल कर रहे हैं। अब डेट जा चुकी है, सितंबर अक्टूबर महीना आ चुका है, आपको पता चला कि मुझे तो आईटीआर 1 और 2 भरना था, 3 4 तो मुझे अप्लीकेबल ही नहीं थी। तो इस केस में क्योंकि आपकी 31 जुलाई जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी ओरिजिनल रिटर्न की, वो जा चुकी है, आपने तो 31 अगस्त को भरा है, तो आपको तो लेट फीस लगेगी यहां पर। तो ये जो 2 केस है जहां पर आपको लेट फीस यहां पर लगने वाली है, ध्यान रखिएगा, ये 2 केस इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटीआर फॉर्म चेंज करते, क्योंकि इसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई और इसकी ड्यू डेट है आपकी 31 अगस्त, अगर आपने इसकी ड्यू डेट के बाद अगर भरा है आफ्टर 31 अगस्त, तो इस केस में आपको लेट फीस लगेगी। वैसे ही यहां पर इसकी ड्यू डेट है 31 अगस्त और इसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, और आपने 31 जुलाई के बाद भरा है, तो आपको लेट फीस यहां पर लगेगी। हालांकि ये अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको यहां पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप ड्यू डेट एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी। हमारे हिसाब से लगनी चाहिए। अब देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल ये लगाता है या नहीं लगाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर आईटीआर फॉर्म चुनना आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब तक आप आईटीआर फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे, 31 दिसंबर तक आपको समय दिया जाता था, सरकार ड्यू डेट एक्सटेंड भी करती थी, लेकिन इस बार एक्सटेंशन नहीं है। इस बार आईटीआर 1 और 2 के लिए आईटीआर की ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई और 3 और 4 के लिए रहेगी 31 अगस्त। अगर आपने उतने पीरियड के अंदर पहली बार में ओरिजिनल रिटर्न अगर नहीं भरा, तो आपको ड्यू डेट की लेट फीस लग सकती है। ड्यू डेट के बाद लेट फीस लगना कंफर्म है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।